चलो, इनसे पहले हम शिव पूजन सहाय के बारे में जान चुके थे और कहानी का प्लॉट जो है उसके शब्दार्थ को पढ़ चुके थे। समझ गया? आज क्या पढ़ेंगे? कहानी का प्लॉट। इसी के ना लेखक थे कौन? शिव पूजन सहाय। चलो, तो कहानी का प्लॉट बहुत अच्छी कहानी है, तुम्हारी आंखें खोलने वाली कहानी है, समाज की, सोसाइटी की भी आंखें खोलने वाली कहानी है, और वो जो बहुत ज़्यादा पैसा वैसा उड़ाता है उसके लिए भी कहानी। चलो, सबसे पहले हम कहानी का प्लॉट समझने से पहले समझेंगे प्लॉट। प्लॉट जानता है ना किसे कहा जाता है? नहीं जानता है? प्लॉट जमीन के टुकड़े को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमीन के टुकड़े को। और जमीन के टुकड़ा जो होता है, जमीन जो होता है उस पर कैसा मकान बनाता है? कैसा भी मकान बना सकता है, कैसा भी भव्य इमारत बना सकता है। तो उसमें क्या होता है? जमीन का प्लॉट। कौन सी का प्लॉट? लेकिन तुम्हारे पास यहाँ जमीन का प्लॉट नहीं है। कौन सी है? कहानी का प्लॉट। यानी ये जो कहानी है इस पर आने वाले लेखक, चाहे उस समय के लेखक, समकालीन लेखक, इस पर जैसी चाहे वैसी कहानी फिर से बना सकता है अपना मन से। बस कहानीकार जो है शिव पूजन सहाय जी जो है बस एगो प्लॉट दे दिए है। किसका? कहानी का, ताकि आने वाले जो लेखक है इस पर अपना भव्य इमारत खड़ा कर सके। लेकिन यहाँ पर इमारत नहीं, और भी अच्छी अच्छी, इनसे भी अच्छी अच्छी कहानी और ऐसी कहानियाँ और भी बना सके। समझ गया? तो कहानी का प्लॉट कार समझ गया। जमीन का प्लॉट, जैसे जमीन के प्लॉट पर क्या करते हो? मकान बना सकते हो। तो कहानी के प्लॉट पर भी क्या कर सकते हो? कहानी बना सकते हो, मतलब आने वाले लेखक। चलो, अब यहाँ से शुरू करते हैं। कहानी का प्लॉट में सबसे पहला लाइन क्या है? मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। यहाँ शिव पूजन सहाय जी अपने बारे में कहते हैं मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। समझ गए? कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। ये अपने बारे में कह रहा है कि मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, यानी कहानी लिखने वाला लेखक नहीं हूँ, और कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में, यानी ज्ञान भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ। कहानी जो लिखने वाला है उसको स्वभावतः बाय नेचर क्या होना चाहिए? कला मर्मज्ञ होना चाहिए, यानी कला का ज्ञाता होना चाहिए, कला के मर्म को, कला के रहस्य को जानने वाला होना चाहिए। लेकिन मैं क्या हूँ? साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, यानी साधारण कला का भी ज्ञान मुझ में नहीं है। किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए, लेकिन ये कह रहे हैं, लेकिन जो कुशल कहानी लेखक है, यानी जो अच्छे कहानी लेखक है, उनके लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। क्या पा गया हूँ? प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। अब वो लेखक उम्मीद करे थे कि आशा है इस पर जो है ना और भी लेखक है क्या करे? अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे, यानी इनसे और भी कहानी, ऐसी ऐसी और भी कहानी क्या कर लेंगे? बना लेंगे। तो पहला पैराग्राफ जो है वो समझ गया। पहला पैरा, ये कहानी इतनी अच्छी है तुम सोच नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी कहानीकार कह रहा है, शिव पूजन सहाय जी कह रहा है कि मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, है ना, और कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि इतनी अच्छी कहानी लिखा। ये होता है, देखो, इंसान का अथी। कितने का आदमी छोटा मोटा काम करता है, बहुत बड़ाई करता है अपने से, जबकि इतनी अच्छी कहानी लिख करके भी क्या करा है? मैं कहानी लेखक नहीं। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी रहे और कहे मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, ये उसकी क्या हुआ? बड़प्पन हुआ, है ना। तो वही कह रहा है मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लिखने वाले को स्वभावतः क्या होना चाहिए? कला का ज्ञाता होना चाहिए, कला के मर्म को, कला के रहस्य को जानने वाला होना चाहिए, जबकि मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, यानी साधारण कला का ज्ञान भी मुझ में, यानी कहानी लिखने का ज्ञान मुझ में नहीं है। फिर भी कहानी, कुशल कहानी लेखकों के लिए, फिर भी कुशल कहानी यानी जो अच्छे कहानीकार है उसके लिए क्या पा गया हूँ? एक प्लॉट पा गया हूँ, और ये प्लॉट मैं दे रहा हूँ ताकि लेखक जो है इस पर अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे, यानी और भी अच्छी अच्छी कहानी लिखेंगे। चलो, तो अब यहाँ से कहानी शुरू होता है। लेखक कहते हैं, सीधा रहो, सीधा बैठो, सीधा बैठो। यहाँ से कहानी शुरू होता है। अब
लेखक कहते हैं, शिवपूजन साय जी कहते हैं, मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। यानी लेखक जिस गांव में रहते हैं उसी गांव के पास क्या है, एक छोटा सा गांव है। दूसरा पैराग्राफ है, देख सकता है, हिंदी का पेज नंबर 12, 9th का किताब है और पाठ का नाम है कहानी का प्लॉट। वही करा है, मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम बड़ा गंवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। और एक और है, गांव का नाम क्या है, बड़ा गंवारू है, सुनकर के आपको क्या आएगा, घिन आएगा। समझ गए। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, वहाँ पर एगो बूढ़ा क्या है, मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है। उस एकरा गांव के पास एक छोटा सा गांव रहे छै, गांव के नाम बड़ा गंवारू रहे छै। एकरा सुन के ना केकरो के नाम सुन के बड़ा घिनत हो, तो वे कहे गांव का नाम सुन करके आप घिनाएंगे। वहाँ एक मुंशी जी रहते थे, वहाँ क्या रहते थे, बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, और मुंशी जी का नाम भी क्या था, विचित्र ही था। नाम क्या था, अनमिल आखर अर्थ न जापू। मुंशी जी का नाम क्या था, याद रहेगा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, बोलाएगा। हाँ, इसीलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकता हूँ। यानी एकर नामे ऐसा रहे छै ना, जै के कारण लेखक जो है ई कहानी लिखने वाला चाहे जे साहित्य पढ़े वाला ओकरा सामने बतावे से कथी करे छै, हिचकिचाए छै। जैसे कोई खराब काम करे छै ना कहे छै, ओकरा बतावे से हिचकिचाए तो ऐसी ना कहे। तो ऐसा नहीं, एकर नामे ऐसा रहे छै कि एकरा बतावे में कथी है, हिचकिचाए छै, कथी नाम कहो। खैर, तो यहाँ पर मुंशी जी की बात कर रहे थे। खैर, उनकी एक पुत्री थी, मुंशी जी की क्या थी, एक पुत्री थी, यानी बेटी थी, जो अब तक मौजूद है। मुंशी जी के एगो पुत्री रही जो अभी तक थी मौजूद है, यानी जिंदा है। उसका नाम आप कह तोरा सबके कह रहा हूँ, तोरा सबसे बतिया रहूँ लेखक एक प्रकार से समझने की कोशिश कर है। लेखक तुम लोगों से एक प्रकार से क्या कर रहा है, बतिया रहा है कहानी के माध्यम से। तोरा कहे मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम बड़ा गंवारू है, सुन करके आप क्या करेंगे, गिनाइएगा। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, मुंशी जी रहते थे, जो अभी संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, क्या था, अनमिल अक्षर अर्थ ना जापू। खैर, जाने दीजिए। एकर नाम ऐसा रही कि साहित्य के सामने यानी पढ़े वाला के सामने बतावे से ही हिचकिचाई छै। खैर, उनकी एक पुत्री थी, बता दिल कथी कहे छो, तोनी सबके करल ओकरा एगो कथी रहलै, पुत्री रहलै जो अब तक मौजूद है, यानी अभी तक जीवित है। अब तोनी सबके करल, ओकर नाम ध्यान ना आ रहा है, फिर भी कहे ओकर नाम, खैर जाने दीजिए। सुनकर क्या कीजिएगा, कहे ओकर नाम आपको कह कर क्या करेंगे, छोड़िए, मैं बताऊंगा भी नहीं। आई लेखक कहे हम ओकर नाम बताएबो ना करबो, कल केकरो ना देखी नाम बतावे से हिचकिचाइत रहे कि हिनाई न हो जाए, कुछ न हो जाए, ते लेली नाम भी ओकर बतावे ना चाहे। लेकिन फिर भी तोरा कहानी कहे के लिए एगो न एगो नाम रखना तो जरूरी, कब तक ओकर पुत्री कहतो, ते के लेल। हाँ, चूँकि संबंध की बातें बताने में सहूलियत होगी, यानी कहानी में ओकरा बारे में कुछ बतावे में सहूलियत होती, आसानी होती, ते लेल इसलिए उसका एक कल्पित नाम यानी अपना मन से कल्पना करके ओकर एगो नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए ओकरा कही छो तोनी सबके कि मान लीजिए उसका नाम है भगजोगनी। लेखक तोरा कह रहा कौन चीज़, अब इस पर ध्यान दो ना, बाद में पढ़ लेना, तब ना यहाँ इंगेजमेंट बढ़ेगा तो पढ़ाने में मजा आएगा। लेखक क्या कर रहा है, उसका नाम सोच रहा है कि उसका नाम फिर आपको कर रहा है। खैर छोड़िए, जान दीजिए, उसका नाम आप जान करके क्या कीजिएगा, है ना। और ये लेखक कर लिए मैं बताऊंगा भी नहीं, यानी हम ओकर नाम बताए वो ना करबो। लेकिन कहानी में फिर ओकरा बारे में कुछ बतावे में आसानी होते के लिए ओकर नाम रख लेना एगो जरूरी है। ते ले लिए अपना मन से कल्पना करके ओकर एगो नाम रख ले कथी, तोनी सबके सुनावे के कहानी भगजोगनी। कथी, भगजोगनी जानता है ना, जो अंधेरे में भी चमकता रहता है, उसी का नाम है भगजोगनी। और लड़की भी ऐसी थी, अंधेरे में भी चमकने वाली। खैर चलो, मान लीजिए उसका नाम है भगजोगनी। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। ये घटना कहाँ की है, कहानी कहाँ की है, देहात की है, इसीलिए इसका नाम भी क्या रख लिया अपना मन से, भगजोगनी। जैसे देहात में ना देहाती नाम रख लीजिए लड़की के चाहे लड़का के, वही ले लड़की के नाम भी में कथी रख लेलको, देहाती।
देहात के लगे ना नाम से, टाउन के आदमी के तो कोई नाम हो ना सके भग जोग नहीं, तो देहात के रहलक तो देहात के घटना है तो देहाती नाम अपना मन से तोरा कहानी बतावे के लिए रख ले लो। खैर बढ़िए, समझ गए। यहाँ तक कुछ बातें आप लोग समझ गए होइएगा, दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गांव के पास एक गांव था छोटा, बुरा मुंशी जी रहते थे, उनकी एक पुत्री थी, ये सब आप जान गए ना। अब इसी के बारे में आपको कहानी सुनाया जाएगा। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दारोगा थे। अब यहाँ पर तुम्हारे सामने परीक्षा में क्वेश्चन डाल सकता है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, तो मुंशी जी के बड़े भाई दारोगा थे। क्या थे? दरोगा नहीं, दारोगा। चलो दरोगा भी सही चलेगा। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? याद रखना, बेटी किसकी थी? मुंशी जी की। अब मुंशी जी के बड़का भाई कथी रहलै? दरोगा। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितना आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है, इसलिए उर्दूदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। उस जमाने में कौन सी? उस जमाने में यानी पहिलका जमाना में कही छो 1900 के आसपास। तो कही उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जाने, वही जमाना में अंग्रेजी ज़्यादा आदमी न जाने है। उस जमाने में अंग्रेजी ज़्यादा आदमी न जाने। आज के समय में अंग्रेजी बहुत ज़्यादा लोग जाने चाहिए ना, वही जमाना में अंग्रेजी न जाने रहे उतना आदमी, ऊपर संख्या बहुत कम है। जितना आज देखो ना धार्मिक आदमी कितना कम है, बहुत कम। एको धर्म के बारे में, अपना हिंदुए धर्म के बारे में कोई जाने वाला नहीं, एगो दूगो हो तो, बाकी सब जो दूसरा के कहे से उल्टा पुल्टा जाने वाला, समझे वाला, माने वाला, अपना मन से कुछ जाने वाला ना है। तो आज के समय में कितना धार्मिक आदमी कम है, उतना ही कम आदमी रही उस समय इंग्लिश जाने वाला। तो इंग्लिश जाने वाला जब कम रही तो जो उर्दू जाने वाला लोग रहे ना, ओकरे जो ऊंचा ऊंचा ओहदा मिलित रही। कौन सी? ऊंचा ऊंचा पद, ऊंचा ऊंचा कुर्सी, चाहे बड़ा बड़ा चीज़ में जॉब लगित रही। कौन सी जाने वाला के? उर्दू जाने वाला। कहला कि इंग्लिश जाने वाला बहुत कम रहे। दारोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खालिक बारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, आज उतना कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियाँ चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। कच्छी दरोगा जी वही समय जो है ना 8-10 पैसा के करीमा खालिक बारी यानी उर्दू के प्राथमिक ज्ञान संबंधी वो किताब हो, छोटा मोटा कोई चीज़ करके। तो कच्छी दरोगा जी उस समय 8-10 पैसे की करीमा खालिक बारी पढ़कर जितना कमा लेता था ना, आज के समय में उतना कॉलेज है ना इंटर में पढ़े वाला रही, और कॉलेज की जो लाइब्रेरी रही किताबें से भरल, ओकर पूरा किताब के पन्ना चाट ले वाला भी ओते का पैसा आज के समय में न कमाई। जैसे तोरा कहतो मोटका से मोटका बड़ी मोट किताब हिंदी के, साइंस के, विज्ञान के, एनसीईआरटी फेंसीईआरटी सब पढ़ के भी आदमी उतना ना कमाई है जितना उस समय वो कमल हिंदी पढ़े वाला कमा लेते रहे। तो यह बात तोरा कर रहा वही समय यहाँ से तुलना करो तो समझ ले, पहले जो आदमी कमल हिंदी पढ़ के कमा लेते रहे ना, इतने पतर का न कमल हिंदी हो ना बहुत तब तोरा निकालियो के देखा दी हो ना कमल हिंदी कितने पतला किताब है। कि तोरा कहे के अर्थ बता रहा कि वही समय दरोगा जी इतना पतला किताब पढ़ के कख चछ वाला उर्दू के जितने का पैसा कमा लेल कि अभी मोटका जो किताब फर के भर दिना लागल है जिंदगी वही में झोंकले रही छूँ से हो उतना न कमाई। तो ये अभी तक लोग बात कल को ठीक, लेकिन कहे के मतलब पैसा कथी कल की बहुत कमल है। कौन कमल है? कौन कमल है? दारोगा जी। ससुरा आँख में एक डोल पानी झोंक दे सीधे हम घाय हम पढ़ा रहे उघा रहे करता है। दिन से में क्या करता रहा है, दिन में रात में क्या करता है? हाँ अभी पढ़ने आए क्या उघाने आए? हाँ रात में खेलता है, दिन में सोता है। चलो देखो इधर सीधा रहो। तो दरोगा जी कितना कमाते थे? बहुत ज़्यादा। कितना? ये थोड़ा बहुत कखो उर्दू के पढ़ के जितना कमा लेल कई, अभी के आदमी भर दिन जो पढ़ित रही छो, जिंदगी लगा दे छो, केस फुरा ले छो, से हो न कम से इतना कमा ले। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूंक ताप डाला। लेकिन दरोगा जी जे भी पैसा कमा ले ना अपना ज़िंदगी में सब बुरा पिरा के खाऊ एतेका कमा ले सब बुरा के खा गए। तो वे कही, लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूंक ताप के
फूंक ताप डाला, यानी सब खा पी के उड़ा दिल के। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी जो महज 7 रुपए की, जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की, कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। उसके मरने के बाद, दरोगा जी के मरने के बाद उनकी सिर्फ एक घोड़ी बची थी। उनके पास क्या बची थी? ओकरा मरे के बाद कथी बचल रहली? मात्र एगो घोड़ी बचल रहली। कथी बचल रहली? जे 7 रुपया के रहली। कै रुपया के रहली? 7 रुपया के। लेकिन जो है ना, कान काटती थी तुर्की घोड़े की। कान किसकी काटती थी? तुर्की घोड़े की। तुर्की के घोड़ा बहुत मजबूत रही है। तुर्की के घोड़ा कथी रही है? तुर्की एगो देश है जरा इंग्लिश में टर्की कहे छै। जनबे इतिहास में, समझ ले केना भारत एगो दोस्त है, दोस्त की दोस्त है कि देश है। हाँ, तो जेना भारत एगो देश है तेना टर्की भी एगो, तुर्की भी एगो देश है। तो वहीं के घोड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा हवा से बात करे वाला घोड़ा रही, हवा में उड़े वाला। तो ये कहे दरोगा जी के जो घोड़ा रही, जो रही 7 रुपया के, लेकिन कान कटित रही केकरा? तुर्की घोड़ा जेते का अथी हो ओकरो ही फेल कर देते रही। कौन? दरोगा जी के घोड़ा। कमबख्त क्या थी? बारूद की पुड़िया। बारूद की पुड़िया जानी छी ना? धक से लड़ाओ फक से ब्लास्ट। तो धक से घोड़ा खोलो, धक से उग जाएगा सीधे। इतना अथी रही है, कथी रही? चरफर रही है, स्फूर्ति रही है घोड़ी में, समझ गए? तो ये घोड़ी के बड़ाई कल को घोड़ी कैसे रही है? सुस्ता सुस्ता के चले वाला कि सीधे हवा से बात करे वाला। सेकेंडे में कितना क्या अछाड़ पछाड़ के सीधे आगे निकल जाती। कमी रुपया के। हाँ, अभी हजारों के खरीदी तो मार अथी पहने चाबुक से तो ढमक ढमक चलते हुए। और घोड़ा के देख ले पहलका फिल्म चाहे घोड़ा के असली लड़ाई देखबे तो मजबूती के प्रतीक हो कौन सी मालूम हो? घोड़ा। मजबूती के प्रतीक कथी हो? घोड़ा। तेज के प्रतीक कथी हो? चीता। चीता सबसे तेज दौड़ी है। और मजबूती के प्रतीक कथी हो? आप मोटरसाइकिल सब देखी हवा से बात करी तो पाछे पर जो प्रतीक रही घोड़ा के रही है। आ कहीं भी शरीर के मजबूती के भी देखावे करे तो घोड़ा के लेल जाए छै। घोड़ा बहुत मजबूत हुई, समझ ले? तो वे कहे दरोगा जी के घोड़ी कैसन रही है? बारूद के पुड़िया। बारूद के पुड़िया मतलब फटाका उड़े वाला कि सीधे कहते चलो सीधे उड़ा के सीधे एक बार यहाँ पहाड़ के पहाड़, कदी के गढ़ा सीधे सरप जाते। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नीबुआ नून चटा दिया। बड़का बड़का अंग्रेज जो अफसर रही ने एकरा पर दांत गड़ाए रह गई कि कैसनो हम दरोगा जी से ये घोड़ी ले ली। लेकिन दरोगा जी सबके नीबुआ नून चटा दिल, यानी दांत खट्टा कर दिल की, लेकिन केकरो दिलकई न, समझ गए? इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में न आए। यही घोड़ा के कारण, यही घोड़ा के बदौलत एकर आगे प्रगति न भेली, प्रमोशन न भेले, एकर तरक्की रुकल के रुकल रह गई। लेकिन आखिरी दम तक कि कोनो अफसर के घपला में न अले, घोड़ा केकरो दिलकै न। केना मास्टर रही है तो कहे तनका घूस लावा ना, तोरा हम हेड मास्टर बना देबो, स्कूल के प्राचार्य बना देबो, पूरा प्रखंड के अथी बना देबो। तो ऐसा नहीं दरोगा रही तो दरोगा के कहले तो अंग्रेज सब पर घोड़ी हमरा देन दा, तोरा हम DSP बना देबो, कलेक्टर बना देबो। लेकिन दरोगा जी न देबो। तो यही घोड़ी के कारण एक जाए ना बदौलत एक तरक्की रुकल के रुकल रह गए, समझ ले? हर तरह से काबिल, दरोगा जी कैसन रही? हर तरीका से काबिल रही, मेहनती रही, ईमानदार रही, चलाक रही, दिलेर भी रही, यानी साहसी भी रही, और मुस्तैद आदमी होते हुए भी, यानी हर समय हाजिर रहे वाला आदमी होते हुए भी वे दरोगा के दरोगा ही रह गए। किसके कारण? घोड़ी के कारण। सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। किसकी मोहब्बत से? देखेगा जिसको मोहब्बत होता है वहीं के रुका रह जाता है। सब पढ़ाई लिखाई, कमाई धमाई, कैरियर तरियर सब चौपट हो जाए। अगर मोहब्बत हो गया अब पूरा ज़िंदगी वहीं से चौपट होना शुरू होता है। बढ़िया से बढ़िया, काबिल से काबिल, ईमानदार से ईमानदार, मेहनती से मेहनती आदमी धपाक से राय जी। तो खैर से बच के रहना आगे। तो दरोगा जी की तरक्की किस लिए रुकी रह गई? घोड़ी से मोहब्बत के
मोहब्बत यानी घोरी केकरो देवे ना चाहिए, एकरा टीका लगाव रही। खैर अगर घोरियो दे के एकर प्रगति हो लेती ना तो इहो फूक ताप के सभे खा गेली। तो दरोगा जी हर तरीका से कथी रही, काबिल रही, मेहनती रही, ईमानदार रही, दिलेर रही, है ना, यानी साहसी मुस्तैद रही। फिर भी एकर तरक्की रुकल रह गई। कैला रह गई घोड़ी के चलते। ठीक हो। खैर तो हम 3 गो पैराग्राफ की 4 गो ख़त्म कर लिए, 4 गो पैराग्राफ ख़त्म कर लिए। शायद समय थोड़ा और कर दे। चलो एक और बोल देते हैं, टाइम थोड़ा कुछ अभी है। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। लेकिन घोड़ी भी जो है ना, एकर मोहब्बत के कथी देखल कई, अच्छा नतीजा देखल के। जब दरोगा जी मर गई न तो खूब धूमधाम से अच्छा से एकर क्रियाक्रम मरला के बाद ना हो से बढ़िया से करा दिल कई। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता। अगर कहीं घोड़ियों के बेच देले रही थी तो एकरा नाम पर एगो ब्राह्मणों भोज खाए लगी न जुटती है, न आती। समझ ले। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीन हुए। एगो गोरखा अफसर के, अंग्रेज अफसर, एगो गोरखा अफसर के हाथ खासी रकम पर यानी अच्छा रुपया पर उस घोड़ी को ही बेचकर ये अपना बड़का भाई के क्रियाक्रम कल। कौन? एकर मुंशी जे भाई रहा दरोगा जी के क्रियाक्रम कल। कौन चीज बेच के? घोड़ी के ही बेच के। कहीं जे दरोगा जी घोड़ियों के बेच देले रही थी तो मरला के बाद एकरा एगो कोई क्रियाक्रम ना हो। तो यहाँ तक देख लिया। चलो, दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। और जब दरोगा जी जिंदा रहलाई, ओकर नौकरी रहलाई, दरोगा के नौकरी है ना हो, तो ओई समय में मुंशी जी यानी एकर भाई मुंशी जी भी कथी खूब घी के दिया जले रही। कथी जले रही? यानी घी मलिदा, मतलब एकदम बढ़िया से जिंदगी के ऐश मौज कैले रही। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मल कर पीते थे और गांजा में बढ़िया से बढ़िया सुगंधित इत्र मल करके क्या करते थे? पीते थे। और चिलम कभी ठंडे नहीं होने पाती थी और चिलम हमेशा के हमेशा चलते रहे। ठीक हो। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा देते थे। और एक वक्त में एक बारी के खाना में 32 बटेर वो खाए वाला जो चीज़ बड़ा अच्छा लगे ओकर मांस, 32 बटेर और 14 चपाती यानी 14 गो रोटी उड़ा देते रहे, मतलब खाए रहे। और नथनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। दरोगा जी से ही छोट रहे मुंशी जी, लेकिन नथनी उतारे में ये अपना भाई जो दरोगा रहे ओकरो से बड़का रहे। समझ ले। यानी साले शादी करते रहे। कथी करते? हर साल नयका शादी करते ना, भाइयों से 2 कदम आगे रहे। नौकरी रही कर मौज मस्ती करते रही। सिर्फ एगो दरोगा जी के नौकरी और समझ गए। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था, यानी हर साल जो एगो नयका बियाह करवे कर। कौन चीज? दरोगा जी के छोटका भाई। कौन? मुंशी जी। किंतु जब बहिया बह गई, कथी ना आंधी आवे तो सब उड़ जाए तो वे कह। लेकिन शायद 5वां 6ठा पैराग्राफ, 1 2 3 4 5 6 7वां हो। समझ ले या देख ले, बढ़िया से पढ़िए, समझा दी। भाई गला तो अपन खराब करिए ले बोलते बोलते, तू सब उघाइते नहीं पूरा कर लिए। किंतु जब बहिया बह गई यानी जो है ना आंधी बह गई, तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। केना आंधी बहे तो चारों बगल तोड़ फाड़ के सब उजाड़ दे। तो वे कहे किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर क्या नजर आने लगा? उजाड़ नजर आने लगा। कहने का मतलब जब इसके भाई जो है दरोगा जी मर गए तो चारों ओर क्या नजर आने लगा? उजाड़। जो हर समय जलसा करे दली, नथनी उतारे दली। 1 जून में यानी 1 जून मतलब जून के महीना में ना, एक वक्त में क्या टाइम खाना खाइए तो ने एक वक्त में 32 बटेर और 14 चपोटी यानी बहुत उड़ा फरा कर दल खाना पीना में। शादी तो मालूम हो, महीने के साले शादी करते रहिए नयका रही। तो वे
दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। तो सब अमीर रही से न लफाजी कर लफौज, तो वे कह दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई मतलब दरोगा जी जब ही मरल तो एक भाई के सबे अमीरी घुस गई, यानी सभे अमीरी कथी हो गई, खत्म हो गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई, और जे चिलम ठंडाई न पड़त यह बंद न होता ओकरा साथ चूल्हा चक्की भी कथी हो गई, ठंडी हो गई। चूल्हियो न फुकाइत रहले। चूल्ही जानी छी न, एक टाइम खाए लगी चूल्हियो न फुकाइत रहली। खाबा कथी, जब दरोगा जी रह तो न कुछ बचेला है समझ हैं। साले आदमी एगो ब्याह करी तो जिंदगी भर वही में लमहत रह जाई, नयका शादी करी आ खाना में हर समय की स्टाइले ओकर देख ली राजा की तरह जिए वाला। जब लेकिन भाई गुजर गई तो सारी अमीरी हवा में उड़ गई। आ चूल्हो चौकी कथी हो गई, पहले कितना रोटी है, कितना चपाती है, कितना बटे, कितना मीट मछली गर्दा उड़ावे ताले, अब नूनो रोटी पर आफत हो गई। वही कहे जो जीव एक दिन में बटेरों का सुरवा सुरखती थी, अब वह सराह कर मटर सरतू सरपोटने लगी। जे जीव जो एक दिन में कथी करते, कितना खाना पीना गर्दा ऐस मौज कर की बटेर खाली खाए तली सुरुक के मीट उठ सब, आप कथी होली, आप सराह के करा के मटर के सतुआ, चनों के सतुआ न, मटर के सतुआ कथी कर गए, चाट के जिए लगले। ठीक हो। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। और जो हमेशा चुपड़ी चपाती रोटी तो मतलब तनका बढ़िया रोटी में समझ ले जे चबावित रह जीव, अब कथी कर लगले, चंद चने यानी एगो दूगो चना चिबा के कथी करे लगल, दिन गुजारे लगली। जिए न लगल, दिन गुजारे लगले, काटे लगली। लोग साफ कहने लग गए, थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर। अब लोग खोल के कहते रहे, मुँह खोल के कथी, थानेदारी की कमाई यानी थाना के कमाई, थाना ना जानी अभी एक पुलिस सबके देखी हरकत कैसन रही, सरकार ओकरा लोग के सहायता कर लगी, वही चीज लूटते रही, जहाँ मने तहाँ गाड़ी लगा के पैसा वसूले लगी। सहायता केंद्र हो, बहुत सहायता करे कथी कहिए। तो लोग साफ कहे लगल, थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। यानी थाना के कमाई और फूस के तापना जानी सी, फूस के आगे तापले छे पूरा के, अभी कस के दबाक से लहर तो अभी पूरा बैठबे आगू तो ओकरा आगी तो हाथ ले जाबे तैयो न गरमत तापले छे कि ना तापले छे कि भूल गए छे पोरा के आगी ओगर न फूस गई। एक के बेरी लहरावे तो धधाक से लहरता, एक के बेरी सराक से डाउन हो जाता। तो यहाँ तक पढ़ चुके। चल अब औरों थोड़ा पढ़ा दे छियो। अंत में हर साल नई नथनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे। आज हर साल नयका शादी करते यानी नथनी उतारते रहिए, नयका ब्याह करके कन्या के लड़की के। अब ओकरा गांव जवार के जो लोग रही अपना नज़र से उतारे लगल, यानी नज़र से गिरावे लगले। जो मुंशी जी चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक पर मला करते थे, उन्हीं के अब रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर करवा तेल भी मिलना मुहाल हो गया। जे मुंशी जी चुल्लू इत्र देह में मली तली गम के वाला आयुर्वेदिक चाहे कोई ताकि देह गमकी तो है, जहाँ जाए तहाँ गम कब्ज कहला कि कोई देखे चाहे। हाँ अभी सेंट केना झाड़ के चले छे। हाँ तो वे कहे इत्र पहले अभी तरह लिये गमकती हो कपड़ा पर देह पर, तो वे कहे जे मुंशी जी है ना चुल्लू भर कथी कहे चुल्लू के चुल्लू यानी एना हाथे के हाथे देह पर मालिश करते लोग अभी तरह इत्र यानी गमक सेंट तेकरा आप देह में लगावे के लिए, रूखल सूखल देह में लगावे के लिए आप कथी कहे चुल्लू भर करुओ तेलाब मिलना बंद हो गए, न मिलना मुहाल हो गया। अब वो मिलित न रहे। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। शायद यही ना, अगर किस्मत खराब हो जाता और किस्मत के चादर यदि फाट जाता तो ओकरा कोई सिए वाला रहता। तो यहीं तक ले रहने देते हैं, बाकी का कल पढ़ाएंगे, नहीं तो आज तो हमारा गला बजिए गया है। इसीलिए चैप्टर पढ़ाने से हिचकते रहते हैं। चलो यहाँ तक ले पढ़ा देना। क्या तारीख हो अभी तो इतने देख लेना कि अभी जब
14 चपाती उड़ा जाए तली बटेर के सोरवा सुरक्षित रही तो एकरा देह में तेल लगाना भी मुश्किल हो गई, चूल्ही पनाचो फुकाना बंद हो गई। अभी एकरा देखी की दुर्दशा होती कहानी में, बस वेट कर कल के। अभी तो कहानी शुरू में हुआ। अब ये कहानी जानवे कि जया अमीर रही ना बेटा खाली पैदा होते रही, अब घर में खाए लगी नहीं तो कथी जन्म लेल कही। अब देखिए पर कहानी के देखा न चीज है। खैर ये हंसने वाली बात नहीं है, समाज के ऊपर तमाशा है। हम इसको क्या कहेंगे, कल कहेंगे। ठीक है, चाहिए रिकॉर्ड हो लो कि